हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ मैथमेटिक्स का पोर्शन डिस्कस करने वाली हूँ जो 2017 के पेपर के क्वेश्चंस हैं। 2017 में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों से एंड 2017 में बच्चों ने ये कहा था कि मैम मैथ्स के जो है क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट आए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि डिफिकल्ट इजी कुछ नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिकल रीजनिंग। अगर जो है आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो तो आप जो है बिना पढ़े भी कई क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा। सिर्फ मैं 15 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर रही हूँ एंड मैं पूरा टाइम लेकर के आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। दिस वीडियो विल हेल्प यू to solve questions in your current year examination which you are going to give. So starting with first question, a fruit seller purchased 12 apples for 100 rupees. ठीक है, 12 सेब खरीदे 100 रुपए में और बेचा 10 एप्पल 100 रुपए में। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जो एप्पल परचेज किया है और जो एप्पल सोल्ड किया है ये दोनों बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को बराबर करना है। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एप्पल्स ही परचेज्ड एंड सोल्ड। ठीक है, तो उसने जो है टोटल कितने एप्पल परचेज किए या बेचे ताकि जो है वो 100 रुपए अर्न कर पाया। ठीक है, मीन्स उसका प्रॉफिट सीधे सीधे यहाँ पे बोल रहा है कि उसने प्रॉफिट अर्न किया 100 रुपए। तो 100 रुपए अर्न करने के लिए उसको कितने परचेज करके बेचने पड़े एप्पल, ये हमें जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। तो ये देखो, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो है आपका परचेजिंग प्राइस दिया था कितना, 100 रुपीज एंड 12 एप्पल्स परचेज किए थे। ठीक है, आपकी कॉस्ट प्राइस है। अगेन यहाँ पे एक चीज और डेटा लिखी थी, डैट 10 एप्पल्स उसने बेचे थे 100 रुपीज के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इक्वेशन में इस 10 एप्पल्स का, मीन्स ये जो 10 है, इस पहले इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड दूसरे इक्वेशन में मैंने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये जो नंबर ऑफ एप्पल्स थे ये बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी 120 आ गया, यहाँ पे भी 120 आ गया। तो जब हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 1000 आ गई और यहाँ पे 1200। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधे सीधे प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 रुपए का हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कितने का होना चाहिए था, 100 रुपए का। ठीक है, 200 का प्रॉफिट कब हुआ, जब 120 क्वांटिटी बेची गई, मीन्स 120 एप्पल्स बेचे गए तो 200 का प्रॉफिट हुआ था। डिवाइड बाय 2 कर दो, 100 का प्रॉफिट चाहिए क्योंकि हमें 100 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना बेचना पड़ा, 60। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है। आप जो है इसको x मान के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन आपकी बहुत लेंदी हो जाएगी। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को 2 मिनट भी नहीं, कुछ सेकेंड्स के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इवन ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वापस से देख लो, जो 12 एप्पल्स थे उसमें मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 एप्पल्स हो गए एंड 10 एप्पल्स थे उसमें मैंने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, मींस एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 एप्पल्स हो गए। अगर हम किसी भी इक्वेशन के एक साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, पहली इक्वेशन में 1000 आया और दूसरी इक्वेशन में मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ गया। हमने जो है प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया, एसपी माइनस सीपी 200। तो हमें समझ में आ गया प्रॉफिट जो है, आप सीधे देख सकते हो प्रॉफिट आपका 200 रुपए का है, आपने 120 यूनिट्स खरीदी और बेची। ठीक है, अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा तो कितने यूनिट्स बेचोगे, 60 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 729 अपॉन 64 टू द पावर 3/2 इज। सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बताना है किसका होगा। तो यहां पर आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो 4, ठीक है, न्यूमरेटर में 4 हो ही नहीं सकता है तो पहला ऑप्शन आपका कट। न्यूमरेटर में आपका 16 भी नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन भी कट। ठीक है, बचा आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, इन दोनों में से
कोई एक जो है आपका आंसर होगा, एंड उसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब जो है आप जो है यहाँ पे एलिमिनेशन गेम खेल चुके हो, ऑप्शन ए ऑप्शन सी इन दोनों में से आंसर नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है तो सीधे सीधे आप 3/2 मेंशन कर सकते हो, लेकिन मैं इसको जो है कैसे सॉल्व करना है वो बता रही हूं। ये तरीका आप देख लो। अगर आपको 729 रूट पता है, ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये 3⁶ होता है। अगर नहीं पता है तो बचपन में जैसे एलसीएम निकालना सिखाया गया था उस हिसाब से आप इसके फैक्टर्स निकाल लो, 3⁶ आ जाएगा। वैसे ही 64 का फैक्टर आप निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2⁶ आ जाएगा। तो 729/64 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 होल टू द पावर 6 इंटू 3/2, 3/2 पावर पहले से दी हुई थी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपका कितना हो गया, 3/2। इसको जो है मैंने आपको क्वेश्चन से डायरेक्टली सॉल्व करना बता दिया था कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। ए और सी को तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया था, और बी और डी को भी अगर हम देखें तो आपका बी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म दिख रहा है। अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको ये किसका क्यूब दिख रहा है, आई थिंक 3 का आपको 3⁴ दिख रहा है, ठीक है, 3⁴ यहाँ पर दिख रहा है, 3 × 3 × 3 × 3 मीन्स 9 का स्क्वायर दिख रहा है, और ये जो है आपका 4 का स्क्वायर दिख रहा है। तो ये और सिंपल फॉर्म में हो सकता था। तो आप जो है क्वेश्चन देख करके भी कुछ क्वेश्चन में आप गेस कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया, तो वो तरीका आप अडॉप्ट कर लो। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a work can be completed by 12 men in 10 days working 8 hours daily. Find in how many days work will be completed by 20 men working 6 hours daily. Means number of days हमें find out करना है। तो इसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूं। जो एक वर्क का पूरा डेटा दिया हुआ है ये आप ले लो न्यूमरेटर में, और जो फाइंड आउट करना है और जितना भी डेटा आपको दिया हुआ है, जो फाइंड आउट करने के लिए जितना भी डेटा दिया हुआ है उसको आप डिनोमिनेटर में लेके मल्टीप्लाई करके दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है और मेन वाली बात कर रहा हो कि इतने लोग हैं काम कर रहे हैं इतने दिन में, इतने लोग इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमेशा आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। अब देख सकते हो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, 12 मैन काम कर रहे हैं 10 दिन में 8 घंटा डेली, तो टोटल वर्क वो कितना करेंगे, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। सेम जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, 20 मैन 6 आवर्स काम कर रहे हैं, ये तो हमें पता है लेकिन डेज नहीं पता है, तो आप क्या करो इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मैंने कितना सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 12 मैन 10 डेज 8 आवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैन इंटू डे इंटू आवर्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट में हमारे पास जो है नंबर ऑफ डेज नहीं था, उसको छोड़ करके मैन और आवर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने कैंसिल किया, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, एंड हमारा जो है आंसर डायरेक्टली 8 आ गया। नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। तो जब भी अगर सीक्वेंस में, ठीक है, आपको कोई भी जैसे 8 नेचुरल नंबर बोल रहा है, 100 नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला लगा देना है एपी का, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अब जैसे मैं एपी बोल रही हूँ तो ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, ठीक है, हो सकता है 11th में आपने एपी नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत आ रही हो, बट ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप देख लो, n+1/2, 8 नंबर्स हैं, 8 में आप +1 कर दो 9 आ गया, 9/2 कर दो 4.5, ये सीधे सीधे आपका मीन आ जाएगा। अगर 8 की जगह जो है 100 दिया होता तो आप क्या करते, 101/2 कर देते, तो यहाँ पे आपका मीन निकल जाता। तो आपको क्या करना है, बस n+1/2 करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो है मैं एक लॉन्ग वाला मेथड भी आपको बता देती हूँ, ताकि जो है एग्जाम में अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, बहुत बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना है, 8 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, आप क्या करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 8,
ठीक है, इस तरीके से भी आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी फॉर्मूला लगा करके आप इसका मीन निकाल सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है n+1/2, तब तो आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, ओरली आंसर आ जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, 8+1 हमने किया माइंड में 9, 9/2 4.5, सीधे आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको नहीं याद है, उस केस में अगर कम नंबर्स के लिए बोल रहा है, 8 नंबर 10 नंबर, तो आप प्लस कर सकते हो। तो ये भी ट्रिक आप माइंड में रख सकते हो एंड इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, मार्क्ड प्राइस ऑफ रेडियो इज 480। ठीक है, मार्क प्राइस दिया है 480, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो जो मार्क प्राइस था हमेशा उस पर हम डिस्काउंट लगा देते हैं, तो 480 में से हमने 10% माइनस कर दिया। 10% का मतलब क्या है, आपका ये जीरो हट जाएगा। ठीक है, आया कितना 48, 480 में से आप 48 माइनस कर दिए, कितना आया 432 आ गया। एंड 432 पे 8% गेन वो अर्न कर रहा है। ठीक है, 8% कमा रहा है। यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जा रहा है तब गेन परसेंट कितना होगा, मतलब कि 8% वो अर्न कर रहा है अभी भी। मीन जो 432 है, 432 में क्या है, 8% गेन इंक्लूसिव है। तो जब भी जो है इंक्लूड करके दिया रहता है तो हम 100 प्लस रेट से डिवाइड करते हैं, है ना, 100 प्लस रेट से डिवाइड करते हैं। तो हम 100 प्लस रेट से डिवाइड करके यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, और इस कॉस्ट प्राइस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो है, जो मार्क्ड प्राइस थी वो थी 480, यहां से हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया कि कितने में हमने बेचा है इसको, तो 480 में 10% माइनस किया, कितना आया 432 आ गया। फिर हमने कॉस्ट प्राइस निकाली है यहाँ पर 432 इंटू 100 अपॉन 108। 108 हमने इसलिए किया क्योंकि इस 432 में 8% जो है प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 432 इंटू 100/108 किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास 400 है, लेकिन यहां पर ये चीज बोला जा रहा है कि अगर हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, अगर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितनी होती, 480 होती, 432 तो होती नहीं। तो 480 में से हमने 400 माइनस किया और डिवाइड बाय 400 इंटू 100 कर दिया। मींस गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो 480 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 100, सीधे सीधे कितना आ गया, 20% आ गया। आप इसको देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। Next, find the compound interest on rupees 10,000 for 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 5% for the second year and 6% for the third year. फर्स्ट ईयर के लिए 4% लगाना है, दूसरे ईयर के लिए 5% लगाना है, तीसरे ईयर के लिए 6% लगाना है। तो यहाँ पर तो एक आप फॉर्मूला लगा सकते हो, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है, और जितने बार आपका रेट बोल रहा है उतने बार जो है आप 1 प्लस आर बाय 100 यूज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे पहले आपकी अमाउंट निकलेगी कैलकुलेशन करके, उसके बाद आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तब जाकर के आपका क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये फॉर्मूला यूज करो। मैं जो है आपको दूसरी ट्रिक बताने जा रही हूँ, इसके थ्रू आप बहुत ही इजीली, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, अपना कॉमन सेंस लगाओ, अपना आप कॉमन सेंस लगाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है, कंपाउंड का मतलब ये है कि जो आपने पहले ईयर प्रिंसिपल रखा था उस पे जो आपने इंटरेस्ट कमाया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अब जो है नेक्स्ट ईयर आपको इस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा। आप सीधा सा ये ट्रिक यूज करो, आप जो है अपने कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो किस तरीके से, 10,000 मनी थी, ठीक है, आपकी वैल्यू 10 मनी थी, मीन्स प्रिंसिपल आपका 10,000 था, उसमें हमने 4% लगाया, कितना आया 400। ये 400 मैंने इसमें वापस से ऐड कर दिया, कितना आ गया 10400। अब ये जो हमारी अमाउंट है, ठीक है, मींस अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी। इस प्रिंसिपल पे अगेन हमने क्या किया, 5% लगा दिया, कितना आ गया 520। अब ये 520 मैंने वापस से इसमें जोड़ दिया, ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी आ गई 10920।
इस पे मैंने 6% लगा दिया, ठीक है, कितना आया 655.2। अब जो है ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है और ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। इन तीनों को ऐड कर दो तो सीधे सीधे आपका क्या होगा, आंसर निकल आएगा। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ ट्रेन पासिस बाय अ स्टेशनरी मैन। स्टेशनरी मैन का मतलब ये है कि वो मैन हिल डुल नहीं रहा है, एक ही जगह पे खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड। एक इंसान के सामने से पूरी ट्रेन गुजर गई 7 सेकेंड में, एंड पासिस बाय द प्लेटफॉर्म कंप्लीटली इन 28 सेकेंड्स। और प्लेटफॉर्म पूरा प्लेटफॉर्म खाली कर गई 28 सेकेंड्स में। अगर जो है प्लेटफॉर्म की लेंथ 330 मीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो ट्रेन की लेंथ हमें बतानी है। तो आप देखो सीधा सा यहाँ पर एक इंसान खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, उसको 7 सेकंड में पास कर गई और प्लेटफॉर्म को टोटल 28 सेकंड्स में। मींस जो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपका बच रहा है वो कितना है, डिफरेंस कितना है, 21 सेकेंड्स का। ठीक है, अगर जो है जो इंसान के सामने से गुजरी और जो प्लेटफॉर्म से पास कर रही है, मींस उन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 21 सेकेंड्स में वो कितना ट्रैवल कर रही है, 330 मीटर्स ट्रैवल कर रही है ट्रेन। ध्यान रखना 21 सेकेंड्स में 330 मीटर्स ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर आप जो है अपना वापस से लॉजिक लगा लो, कॉमन सेंस, कि अगर 21 सेकेंड्स में 330 मीटर कर रही है तो 7 सेकेंड में कितना करेगी, सॉल्व कर लो, उतनी ही आपकी लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। 28 माइनस 7 कितना सेकेंड्स है, 21 सेकेंड्स। ठीक है, डिस्टेंस किसके किसके बीच में, प्लेटफॉर्म और जो बंदा खड़ा है इसके बीच का गैप 21 सेकेंड्स का है। ठीक है, 21 सेकेंड्स में 330 मीटर चली, एक सेकेंड में 330 बाई 21 एंड 7 सेकेंड्स में 330 बाई 21 इंटू 7। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, 110 मीटर। नेक्स्ट, एवरेज एज दिया है ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। व्हेन 5 मोर स्टूडेंट्स जॉइन द ग्रुप द एवरेज एज रोज बाय 1 ईयर। तो आप ध्यान दो कि जब 10 स्टूडेंट थे एवरेज थी 15, अब जब 15 स्टूडेंट होंगे एवरेज हो जाएगी 16। ठीक है, आपको इसमें कुछ एक्स वैक्स सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको जो है 11th स्टैंडर्ड में क्या किया जाता है, 10th में 11th में एक्स सेलेक्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। बट यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये आपको जो है प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। 15 इंटू 10 150। ठीक है, अब एवरेज कितना हो गया, बढ़ा था एक साल से। ठीक है, तो 16 एवरेज हो गया इंटू 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 240। अब ये मैंने 15 इंटू 10 और 16 इंटू 15 क्यों किया है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। जो एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कर देंगे तो आपका सम आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, एवरेज, ये एवरेज है इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन्स आपका एवरेज एज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वापस से एवरेज एज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले कितना था 150, फिर कितना हो गया 240, तो कितने से बढ़ा, 90 से बढ़ गई एज। ठीक है, तो 90 से बढ़ रही है, ये टोटल जो है 5 स्टूडेंट्स का एवरेज है 90। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स बढ़े थे ना, तो ये 5 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना, सॉरी 5 स्टूडेंट्स का सम दिया है 90। तो आपको क्या करना है, एवरेज निकाल देना है डिवाइड बाय 5 करके, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 18 ईयर्स। इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको सॉल्व कराया है। आपको सीधे 15 इंटू 10 करके सम निकाल दिया, 16 इंटू 15 करके 240, ये भी सम निकाल दिया, डिफरेंस कितना आया 90। ये जो है आपका टोटल सम है। वही मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मींस आपका जो एवरेज एज है 5 स्टूडेंट्स का वो 90 है। ठीक है, और डिवाइड बाय 5 मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये 5 लोग का है। तो हर स्टूडेंट का, जो नए स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट का एवरेज एज कितना हो जाएगा, 18 ईयर्स। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट,
अ मैन सेव्स 320 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, 360 इन द सेकेंड मंथ एंड 400 इन द थर्ड मंथ, और इस तरीके से वो जो है कमा रहा है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो, कॉमन डिफरेंस कितना है, 40 रुपीज का है। तो ये जो है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन रही है, एपी की सीरीज बन रही है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पर जो है आपको उसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। एंड फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ ही कंटिन्यूज हिज सेविंग इन दिस सीक्वेंस इन हाउ मेनी मंथ्स ही विल सेव ₹20,000, तो कितने महीने में वो 20,000 सेव कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी, तो 3 तरीके में से आपको जो तरीका इजी लगे उसको आप यूज कर सकते हो एग्जाम में। पहला तरीका ये, ठीक है, फर्स्ट टर्म इसमें कितना दिया है, 320 दिया है, डिफरेंस कितना है, 40 का है, 320 के बाद 360 हुआ, 360 के बाद 400 हुआ, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 40 रुपए का। अब सम का जो है ये फॉर्मूला ही होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये n क्या है, n मीन्स नंबर्स, आपका टोटल नंबर, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, वही n, ये जो n की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे वही n की वैल्यू हम यहाँ पे भी लिखेंगे, -1 d मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, एंड फिर जो है इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हम फर्दर यहाँ पे बाहर वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सम कितना दिया है, 20,000 दिया है, n/2 इंटू 2, ठीक है, ये 2a है 2, और a की वैल्यू कितनी है 320 प्लस n-1 इंटू 40, यही n हमें निकालना है। तो इस तरीके से आप इसको देख लो, 20,000 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 640, 320 इंटू 2 640 प्लस ये 40 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 40n माइनस 40। अब जो है ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 40,000 इक्वल टू n इंटू 600 प्लस 40n। अब जो है आप इसको एक अरेंज कर लो प्रॉपरली, तो कितना आपको मिल जाएगा 40n स्क्वायर प्लस 600n माइनस 40,000 इक्वल टू 0। अब जो है इसमें आप कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हो 40, ठीक है, 40 कॉमन ले लिया, आपका कितना आ गया n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000, और 0 डिवाइड बाय 40 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो है आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, इस 15n को आपको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 15n आ जाए, ठीक है। तो इस 1000 को हमें क्या करना है, इस तरीके से ब्रेक करके लिखना है कि 15n हमें मिल जाए। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे आप देख सकते हो 40n माइनस 25n आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये ब्रेकिंग आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको सिखाया गया होगा अलजेब्रा में, तो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, n इंटू n प्लस 40 माइनस 25 इंटू n प्लस 40 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आपका n प्लस 40 आ गया, दूसरे में n माइनस 25 आ गया इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 40 और n इक्वल टू 25। तो कभी भी जो है नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम माइनस 40 कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी आंसर क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ रही है तो आप तो यहीं पे अटक जाओगे, तो यहां पर आपको नहीं अटकना है। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन में से वैल्यूज उठा करके, आपके पास 4 ही ऑप्शन है, बहुत ज्यादा चेक नहीं करना होगा, आपको ऑप्शन में से वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। जैसे मैंने इसमें सॉल्व किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 25 ऑप्शन ले लिया है, हमें पता है कि 25 जो है हमारा आंसर है, तो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 25 ले ली है, पुट कर दी है एंड सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने पे हमें कितना मिल गया, 20,000 मिल गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अदर ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो, 25 की जगह कोई आप दूसरा ऑप्शन रख करके भी यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आती है वैसे कर लो, नहीं आती है ऐसे कर लो, क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है किसी भी तरीके से आप करो, ठीक है। एक तरीका और है, जिसको फॉर्मूला ही नहीं याद है वो 3 नंबर नहीं गवा सकता है, ठीक है। अगर जो है आपको फॉर्मूला नहीं याद है एंड आपके पास टाइम, एनफ टाइम है एग्जाम में, तो आप जो है इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो।
आपको सीरीज पता है 320 है, फिर उसमें 40 ऐड हुआ, फिर उसमें 40 ऐड हुआ, फिर उसमें 40 ऐड हुआ, फिर उसमें 40 हुआ, तो इस तरीके से ये चलती जाएगी। आप क्या करो, इन टर्म्स को ऐड करते हुए चलो एंड लास्ट में कितने टर्म्स आपने ऐड किए हैं वो आप काउंट कर लो, तब भी जो है आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आने से मतलब है, ठीक है, ऑप्शन आप चेक करो, ऑप्शन में जो है यहाँ पे आपका 28 है, 25 है, 22 है, 20 है, आपको जो है 20 बार उस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। 20 बार में नहीं आया तो 22 बार करके देख लो, 22 बार में नहीं आया 25 बार करके देख लो, 25 बार में भी अगर नहीं आता है तो आपका ऑप्शन ये मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो अगर एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं याद है। ठीक है, आप जो है 3 मार्क्स वहां पे गवा नहीं सकते, क्योंकि एक एक नंबर जो है वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन स्टिल समझ में नहीं आया है तो आप वापस से एक बार वीडियो देख लेना, अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे ये क्वेश्चन वापस से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं किए हैं तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट मैंने जो है आपको पॉइंट वाइज समझाया है तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला भी नहीं याद है तो ये तरीका आप अप्लाई कर लो, इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। आप टर्म्स ऐड कर लो, 20 बार नंबर ही ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 20 22 25 बार। ठीक है, ऐड करके देख लो, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा अगर आपके पास इनफ टाइम है। ठीक है, लास्ट में होता क्या, पेपर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है बच्चों का, लास्ट में बहुत समय बचता है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप लास्ट के लिए इसको छोड़ देना, 2-4 मिनट लगेगा, आप उसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, if the ratio of the volume of two spheres is 1:8, then the ratio of the surface area is। तो सबसे पहले तो इसमें आपको दो फॉर्मूले पते होने चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का। अगर फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन में यही तो अच्छी बात होती है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। दिमाग कैसा, स्फीयर बोल रहा है तो रेडियस तो होगा ही। ठीक है, और वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, और सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में। तो वॉल्यूम के लिए आपको जो रेडियस मिलेगा वो क्यूब में मिलेगा और सरफेस एरिया के लिए स्क्वायर में। तो यहाँ पर दो स्फीयर की बात हो रही है, पहले का रेडियस आप R1 ले लो, दूसरे का R2 ले लो, एंड उस हिसाब से भी आपका रेशियो निकल जाएगा। पहले में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्यूब के टर्म्स में मिलेगी, उस क्यूब को सॉल्व कर लो, R1/R2 मिल जाएगा। ठीक है, अब जब R1/R2 मिल गया, सरफेस एरिया आपका स्क्वायर में होना है। ठीक है, उस R1/R2 को R1² में कन्वर्ट कर लो, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मीन सीधी सी बात है, वॉल्यूम आपका क्यूब में है, इसको हमें स्क्वायर में चेंज करना है। आप ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये क्यूब में है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर इसको नॉर्मल हमें कन्वर्ट करना है एक्स के टर्म्स में या आर के टर्म्स में, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2। ठीक है, फिर सरफेस एरिया मतलब स्क्वायर में चाहिए हमें, तो 1:2 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, सीधे सीधे आपका आंसर 1/4 आ जाएगा, 1:4। फॉर्मूला भी बता देती हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। ठीक है, और सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब क्या करना है, अब जब आप वॉल्यूम देखोगे, ठीक है, वॉल्यूम देखोगे V1/V2, तो आपका ये 4/3 तो दोनों में कॉमन है, ये कट जाएगा पूरा पूरा। बचा कितना आपका R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, R1³/R2³ 1/8 दिया है, तो R1/R2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सरफेस एरिया वैसे ही देख लो, सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो 4π तो कट गया, बचा क्या, R1²/R2² आपको निकालना है, तो R1²/R2² कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओरली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, सिर्फ आपको लॉजिक पता है कि वॉल्यूम की वैल्यू क्यूब में आनी है। स्फीयर क्या है, स्फीयर मीन्स आप फुटबॉल देख रहे हो ना, उसमें देखो हाइट तो कुछ है नहीं, बस रेडियस का ही खेल है उसमें। ठीक है, तो उस रेडियस के ही हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा रॉन्ग आया था 2017 में। ठीक है, इसमें जो रेशियो दिया है 1:2:3,
इसकी जगह 1:2:2 होना चाहिए था, तब जाकर के आपका ये क्वेश्चन इन ऑप्शंस के साथ सही बैठेगा। ठीक है, तो अब मैं जो है इसमें आपको बताने जा रही हूँ 1:2:2 के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी बेसिस पे जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो साइड्स जो है आपका 1:2:2 में है, तो हमने क्या मान लिया, और पेरीमीटर दिया है 100, तो उस हिसाब से जो है आपके साइड्स कितने आ जाएंगे, 20, 40, 40, ये जो है आपके क्या आ जाएंगे, साइड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट अब जो है फॉर्मूला यूज कर लो, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। या फिर आप सेम क्वेश्चन को हेरोन्स फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से भी सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जिसमें s क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर अगर यहाँ पे 100 दिया है तो वहां पे s कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। आप वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है 1/4 इंटू बी √4a² माइनस b², b बेस है और a क्या है, इक्वल साइड होता है। b की वैल्यू यहाँ पर 20 है, ठीक है, और a की वैल्यू 40 है, तो आप इसमें पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 100√15। नेक्स्ट, a work can be completed by 30 men in 10 days, then in how many days work can be completed by 40 men? तो ये मैंने जो है अभी एक क्वेश्चन आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले को आपको डिवाइड करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ डेज सीधे सीधे निकल जाएगा, 30 इंटू 10/40 इक्वल टू 7.50। A businessman gives commission to his agent 4% अप टू सेल ऑफ ₹1 लाख। अगर 1 लाख का बेचता है तो 4% कमीशन है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा का बेचेगा तो 1/2% कमीशन है। ठीक है, अगर बिजनेसमैन ने 5925 कमीशन अर्न किया है तो उसने कितना सेल किया होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं बताने जा रही हूं आपको। अगर 1 लाख की सेल कर रहा है, 4% मिल रहा है, मतलब कितना, 4000 रुपए मिल रहा है, उसने 4000 से ज्यादा कमाया है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी जो है ये सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। अब जो है आपके पास ऑप्शन ए, सी और डी बचता है। अब ए, सी और डी में से आपका आंसर कैसे निकलेगा, आपने जो है 4% कमा लिया, 4000 कमा लिया, किस पे, 1 लाख पे। ठीक है, अब ऑप्शंस में आपका 1,35,000 दिया है, 1,50,000 दिया है, 1,40,000 दिया है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, इन तीनों में से 1 लाख तो आप पहले ही हटा दो, क्योंकि 1 लाख पे तो 4000 मिलने वाला है। बचा कितना इसमें, 35,000, 50,000 और 40,000। ठीक है, इस 35,000, 50,000 और 40,000 पे आप 5/1/2 सीधे 5.5% निकाल सकते हो, या 11/200 कर सकते हो। इसको 11/200 कैसे आएगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 1/100। ठीक है, मीन्स 11/200। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको 11/200 मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर 4000 तो हमने इस पे कमा लिया, बचा कितना, 1925। ठीक है, ₹1925। तो जब आप इन तीनों पे मीन्स 35,000 पे, 50,000 पे और 40,000 पे 5.5% कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपको खुद ही मिल जाएगा कि 1925 जो है आखिर किस वैल्यू पर आप 1925 अर्न कर रहे हो। आप सिंपल सा ये लॉजिक यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आई हैव सॉल्व्ड इट, यू कैन सी इट। ठीक है, 1 लाख पे 4%, 4000 टोटल अर्न किया 5925, जिसमें से 400 ऑलरेडी 1 लाख पे आ चुका है, तो 1925 की हमें खोज करनी है। तो हमने 35,000 पे 5.5% लगाया, 1925 यहीं से हमें मिल गया, मींस 35,000 प्लस 1 लाख। ठीक है, 35,000 प्लस 1 लाख, 1,35,000 ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, if a square is equal to b plus c, b square is equal to c plus a, c square is equal to a plus b, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/a plus 1 प्लस 1/b plus 1 प्लस 1/c plus 1 की। तो यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है
कि कुछ वैल्यू आप लेट कर लो जो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब जैसे मान लो a की वैल्यू अगर मैंने 2 लेट कर ली, ठीक है, a की वैल्यू मैंने अगर 2 लेट कर ली, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, मीन्स a स्क्वायर हमें कितना मिल गया 4, और b की वैल्यू भी हमने 2 लेट कर ली और c की वैल्यू भी हमने 2 लेट कर ली, तो यहाँ पर 2 + 2 कितना हो गया 4। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a b और c इन तीनों की वैल्यू क्या लेट करनी है, 2 लेट करनी है। तो इससे जो है क्या होगा, आपका इक्वेशन बराबर भी हो जाएगा एंड इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इस तरीके से हमने जो a b और c तीनों को क्या किया, 2 लेट कर लिया। 1/a+1 + 1/b+1 + 1/c+1 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1/2+1, 1/2+1 एंड 1/2+1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3 = 1। जनरली ऐसे क्वेश्चंस की आपकी वैल्यू 1 ही आती है, ठीक है, एंड कुछ केस में वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो ध्यान रखना है। अगर ये आपको याद रहे तो वेरी गुड है। आप अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप तो अब तो ओरली ही सॉल्व कर लोगे, कुछ दिक्कत भी नहीं है। बहुत बार क्या करता है, इसी में ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लिख देगा, 3 लिख देगा, तो 3 × 1 3, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू तो आपको 1 पता चल गई ना। अगर इसके बाहर ब्रैकेट लगा करके अगर कोई भी वैल्यू लिखता है वो उतना ही जो है आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो कुछ इस तरह की वैल्यू इसमें पुट करने की कोशिश करो कि आपका जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका कट जाए, सॉल्व हो जाए। अब जैसे मैं RHS लेती हूँ इसमें 9/x - 13, ठीक है, तो ये -13 दिया है। अगर इस -13 में अगर हम +4 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, -9 मिल जाएगा। तो ये 9 और ये 9 कट जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे ही इस 4 को हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, 4 - 3 कितना मिला 1, 4 यहाँ पे हम पुट करते हैं, 4 - 5 कितना मिल गया -1। तो ये जो 4 अगर हम पुट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये सॉल्व हो जा रहा है तुरंत। तो इस तरीके से हम जो है ऑप्शंस में से वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो है आप ये कोशिश करोगे कि हम जो है एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करने में। बेटर यही है कि आप क्या करो, ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शंस पुट करके तब सॉल्व करो। ये देख लो आप, मैंने इसको कितना इजीली सॉल्व कर दिया है। मैंने पहले अपना लॉजिक यूज किया है कि इसमें से कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। मैंने जो है 4 पुट किया, आप 1 3 2 4 कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, कोई ना कोई तो सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4/4 - 3 मीन्स 4/1 आ गया, 5/4 - 5 -1 आ गया, 9/4 - 13 -9/-9 आ गया, ठीक है। तो ये 4/1 4 हो गया, 4/-1 -5 हो गया एंड 9/-9 -1 हो गया। तो 4 - 5 ये -1, ठीक है, इक्वल टू -1। तो ये जो है हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो ये 4 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ऐसे ही आप 1 2 और 3 भी पुट करके चेक कर सकते हो, आपका आंसर नहीं आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है 15 क्वेश्चंस थे आपके BHU BCom एंट्रेंस 2017 के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बहुत क्वेश्चंस तो आप देखते ही क्या बोलते कि हम इनको छोड़ देते हैं, बट मैंने आपको जो है कुछ ऐसे लॉजिक्स इसमें बताए हैं कि आप इन लॉजिक्स को यूज करके आप जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है स्टिल आप क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल come up with many more videos, so keep watching, ठीक है। एग्जाम के पहले कोशिश करना कि मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं BHU BCom एंट्रेंस के लिए, ठीक है, वो सारी वीडियोस आप जरूर देख करके जाना, उससे जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है उसमें से आपको एटलीस्ट 40% जो है
एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रेस्ट मैंने जो आपको गाइड किया है, इस गाइडेंस के हिसाब से आप एवरेज जो है ऑलमोस्ट 70 to 80% के बीच में चला जाएगा। 70 to 80% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूं उनकी हेल्प से। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।